विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ गिल्लू का तीसरा भाग पढ़ेंगे। यह पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। अभी तक के पाठ में हमने जाना कि लेखिका ने बहुत प्यार और ममता पूर्वक गिलहरी के बच्चे का उपचार किया और उसका नाम गिल्लू रखा। उसे फूल की डलिया में रुई बिछाकर जगह दे दी गई। वहाँ बैठकर वह अपने झूले को झूलाता रहता और लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तेजी से पर्दे पर चढ़ता और उतरता। भूख लगने पर चिक चिक करता। समय आने पर लेखिका ने उसे स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ दिया। इसके लिए उसने अपने कमरे की खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे गिल्लू मुक्त हो गया। दिन भर वह बाहर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर घूमता और शाम होते ही वह अपने झूले में झूलने लग जाता। अब उसने एक नया काम सीख लिया था। जब लेखिका कॉलेज से वापस घर आती तो वह उसे देखकर खुश हो जाता और अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उसके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाता। यह उसका रोज का क्रम हो गया था। आइए अब आगे के पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गिल्लू था कई तरह से लेखिका को जो है चकित कर दिया करता था, हैरान कर दिया करता था। अब उसमें एक और जो है इच्छा उत्पन्न हुई थी, वो जो है उसे विस्मित कर दिया करता था। किसे? लेखिका को। कौन? गिल्लू। चौंकाना का अर्थ होता है विस्मित कर देना। वह लेखिका को जो है कैसे विस्मित करता था? कभी फूलदान के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। जैसे बच्चे जो हैं लुका छिपी का खेल खेलते हैं, ऐसे ही जो गिल्लू था वह लेखिका के साथ लुका छिपी का खेल खेलता था। तो लेखिका का ध्यान उसकी तरफ जाए, वह उसे ढूंढे, उसका मनोरंजन करे। इसके लिए वो क्या करता था? कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता। जो उसके कमरे में फूलदान रखा रहता था वह उसके फूलों में जाकर छिप जाया करता था। कभी पर्दे की चुन्नट में। पर्दे की चुन्नट क्या होती है? जो पर्दे की तह बनी होती है। तो कभी वह उसकी चुन्नट में जाकर छिप जाता, तो कभी बाहर भी निकल जाता और बाहर जाकर वह कहाँ जाकर खेलने लगता? सोन जूही की पत्तियों में। उसकी पत्तियों में जाकर वह क्या करता था? छिप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अब लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे और उन सब का लेखिका के साथ लगाव भी कोई कम नहीं था। उससे बहुत लगाव करते थे, परंतु उनमें जो है किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उसके साथ जो है उसके थाली में बैठकर खाना खाएं। ऐसा लेखिका को बिल्कुल भी याद नहीं आता, मतलब कि स्मरण नहीं आता। स्मरण का अर्थ होता है याद आना। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चौंकाना, विस्मित करना। स्मरण, यादगार। लगाव, संबंध। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था।
लेखिका ने पहले क्या बताया था कि किसी भी पशु पक्षी की इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो जो है लेखिका की थाली में बैठकर खाना खाए। लगाव सभी को था, लेकिन कोई भी उसके पास बैठकर जो है उसकी थाली में खाना नहीं खाता था। लेकिन गिल्लू जो था इनमें अपवाद था, मतलब कि जो नियम लेखिका ने पाल रखे थे, जो गिल्लू था वो उसका क्या था, विरोध करता था। वो क्या करता था, जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती थी तो गिल्लू खिड़की से निकलता, आंगन की दीवार पार करता, फिर बरामदा पार करता और उसके खाने की मेज पर पहुंच जाता। और मेज पर ही नहीं पहुंचता था, बल्कि उसकी थाली में ही बैठ जाना चाहता। तो लेखिका ने जब देखा कि ये तो मानता ही नहीं है, तो उसने बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया। लेखिका ने उसे क्या सिखाया, उसे जो है बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया। नहीं तो वो क्या करता था, ज़बरदस्ती उसकी थाली में बैठ जाता था। लेखिका ने उसे सिखाया कि थाली के पास कैसे बैठना चाहिए और उसने सीख भी लिया। वह उसकी थाली के पास बैठ जाता, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। वह उसकी थाली के पास बैठ जाता और वहाँ बैठकर उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाता था। यह नहीं कि उसकी थाली गंदी करता था या चावल इधर उधर फेंकता था। बड़ी सफाई से वह एक एक चावल उठाकर खाया करता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अब यहाँ खाने के बारे में और भी बात बताई गई है कि काजू जो था उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य क्या होता है बच्चों, खाद्य का अर्थ होता है भोजन। काजू उसको बहुत ही प्रिय था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या फिर झूले से नीचे फेंक देता था। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, उसी प्रकार से गिल्लू भी करता था। यदि उसे कई दिन तक उसका प्रिय खाद्य नहीं दिया जाता था, काजू नहीं मिलता था उसे, तो वह क्या करता था, अन्य खाने की चीज़ें लेना ही बंद कर देता था। और अगर ले भी लेता था तो क्या करता था, झूले से नीचे फेंक दिया करता था। शब्दों के अर्थ, अपवाद, सामान्य नियम से अलग, खाद्य खाने योग्य। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। एक बार क्या हुआ बच्चों, लेखिका जो थी उसका जो है उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई। क्या हुआ, उसमें मोटर दुर्घटना में आहत होकर, दुर्घटना मतलब कि कुछ ऐसी घटना घटी उसके साथ बुरी कि वह उसमें घायल हो गई। आहत हो जाना, घायल हो जाना, उससे आहत होकर मतलब कि घायल होकर उसे कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल में ही रुकना पड़ा। तो उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। अब गिल्लू को तो क्या लगता था कि अगर कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो लेखिका ही जो है खोलेगी। इसके लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर जाता। कैसे, दौड़ता उसकी तरफ। उसे लगता लेखिका आ गई है, परंतु जब वह लेखिका को वहाँ ना पाता तो वह निराश हो जाता, उदास हो जाता। वह किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब वह देखता कि वहाँ लेखिका की जगह कोई और इंसान है, कोई दूसरा व्यक्ति उस कमरे में आ गया है, तो वह बड़ी तेज़ी से जो है अपने घोंसले में जा बैठता। घोंसला मतलब जहाँ उसके रहने की जगह थी, जो लेखिका ने उसके लिए बना कर रखी थी, फूल की डलिया, तो वह वहीं पर जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते।
परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। अभी लेखिका ने सबको बता रखा था कि गिल्लू जो है काजू बहुत पसंद करता है, इसके लिए सब उसे क्या दे देते, उसे काजू देकर आते। परंतु गिल्लू क्या करता था, उसे नहीं खाता था, क्योंकि उसको तो लेखिका के हाथ से ही जो है काजू चाहिए थे। इसके लिए जब लेखिका अस्पताल से लौटकर आई और जब उसने उसके झूले की सफाई की तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर बहुत सारे काजू जो है भरे हुए हैं। इससे ज्ञात होता था, मतलब कि पता ज्ञात होना, पता चलना, जिनसे ज्ञात होता था, जिनसे पता चलता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। जो उसका प्रिय खाद्य था काजू, वो भी कितना कम खाता रहा। क्यों कम खाता रहा? क्योंकि उसे लेखिका की याद आती थी। वह लेखिका के हाथों से ही खाना खाना चाहता था। इसके लिए अगर कोई दूसरा उसे काजू भी देकर आता था तो भी वह नहीं खाता था। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आहत, घायल, घोंसला, नीड़ भी कहते हैं इसे, पक्षी नीड़ में रहते हैं और हम इसे रहने की जगह भी कहते हैं। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अभी लेखिका कुछ दिनों तक अस्पताल में रही। उसके बाद जब वहाँ से वह वापस आ गई तो उतनी अच्छी भी नहीं हुई थी। वह क्या थी? अस्वस्थ थी, मतलब कि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह तकिए पर, तो उस समय में गिल्लू क्या करता था, देखिए उसके अस्वस्थता में, किसकी? लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर वह जो उसकी चारपाई पर आ जाता और उसके तकिए मतलब कि जो उसका पिल्लो होता था, सिरहाने बैठकर, सिर की तरफ बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। वह क्या करता था? उसकी चारपाई पर आता, उसके सिर की तरफ बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और उसके बालों को इतने प्यार से, इतने धीरे धीरे सहलाया करता कि जब वो वहाँ से हटता था तो लेखिका को वैसे ही लगता था जैसे कि एक सेविका जो है उसकी सेवा करके जा रही है। परिचारिका का अर्थ होता है सेविका। तो यहाँ पर सेविका की जो भूमिका है वो कौन निभा रहा था? गिल्लू निभा रहा था। उसका प्यार से सहलाना, उसके बालों को सहलाना, उसके सिर को सहलाना लेखिका को बहुत ही अच्छा लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अभी गर्मी का मौसम था। गर्मी में दोपहर के समय जब लेखिका अपने लेख लिखा करती, कोई भी कहानी लिखती, कविता लिखती, तो गिल्लू भी क्या करता, यह देखकर कि लेखिका अपने कमरे में ही बैठी है तो वह भी तो वह भी बाहर नहीं जाता था और ना ही वह अपने झूले में बैठता, अपने झूले में भी नहीं बैठता था। वो क्या करता? वह लेखिका के निकट रहना चाहता था। इसके लिए क्या करता था? उस समय में लेखिका जो है अपने कमरे में गर्मी से बचने के लिए जो है एक पानी की सुराही भरकर रखा करती थी। आजकल क्या करते हैं, सभी फ्रिज में पानी रखते हैं, लेकिन उस समय में फ्रिज नहीं था उसके पास। वो जो है अपने कमरे में या तो मटका या फिर एक सुराही रखते और उसी में पानी रखती थी। तो अभी गिल्लू क्या करता था? उसके समीप रहने के साथ साथ वह गर्मी से बचना भी चाहता था। तो उसने क्या किया? इसके लिए सर्वथा बिल्कुल ही एक नया उपाय खोज निकाला था। क्या खोज निकाला था? वह उसके पास रखी सुराही के ऊपर लेट जाया करता और इस प्रकार उसके समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। यानी कि उसको जो गर्मी लगती थी बाहर, वह गर्मी भी उसकी दूर हो जाती थी। साथ में वह लेखिका के पास भी रह लेता था। शब्दों के अर्थ: अस्वस्थता, बीमारी, परिचारिका, सेविका,
सर्वथा बिल्कुल। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन के मरणासन की स्थिति में पकड़ा था। अब गिलहरियों के जीवन की अवधि क्या होता है बच्चों? समय। उनके जीवन का जो समय होता है वो 2 वर्ष का ही रहता है, 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होता। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। यानी गिल्लू भी अभी कितने साल का हो गया था? 2 साल का हो गया था, तो उसके जीवन यात्रा का अंत नज़दीक ही था। तो जिस दिन उसकी जीवन यात्रा का अंत होने वाला था उस दिन क्या बदलाव आया उसके अंदर? दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पूरे दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया। उसे जो कुछ भी खाने के लिए दिया गया उसने उसमें कुछ भी जो है उसमें से नहीं खाया। यहाँ तक कि वह गिलहरियों के साथ खेलने के लिए बाहर भी नहीं गया। रात में पूरा दिन तो उसने ऐसे ही गुजार दिया। रात में क्या हुआ? रात में अंत की यातना में जब अंत समय नज़दीक आ गया था तो उसे यातना हो रही थी, यातना कष्ट हो रहा था। तो उसमें उसने क्या किया? वह अपने झूले से उतर गया। अपने झूले से उतरकर उसने क्या किया? उसके बाद लेखिका के बिस्तर पर आ गया। यानी कि रात में अंत की यातना में जब रात में उसे बहुत कष्ट हो रहा था वह अपने झूले से उतर गया और लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसके जो पंजे थे वो ठंडे हो रहे थे, उसका पूरा शरीर ही ठंडा हो रहा था। तो उसने जो है लेखिका के बिस्तर पर आकर लेखिका की वही उंगली पकड़ ली। केवल उंगली पकड़ी ही नहीं बल्कि उसके हाथ से चिपक गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि उसने अपने बचपन की मरणासन जब वह मरने के नज़दीक था उस स्थिति में उस उंगली को उसने पकड़ा था, उसी उंगली को पकड़कर वह उसके हाथ से जो है चिपक गया। यातना का अर्थ होता है कष्ट, मरणासन, मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसके पंजे बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। लेखिका ने क्या अनुभव किया कि उसके जो पंजे हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। तो उसने जो है वो जगी, जागकर उसने हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया। उष्णता देना, गर्मी देना, उसने उसको जो है उष्णता यानी कि गर्मी देने का प्रयत्न किया, कोशिश की ताकि वह ठीक हो जाए, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सकी। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। जैसे ही सुबह हुई, प्रभात मतलब सुबह, उसकी प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह जो है किसी और जीवन में जागने के लिए जो है सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। अब वो तो जो है दूसरी आत्मा में चला गया था, समा गया था। अब लेखिका ने क्या किया? उसके जाने के बाद में उसका झूला उतार दिया और उसको उतार कर रख दिया और जिस खिड़की की जाली से वह बाहर आता जाता था, जो कोना उसने उसके लिए खुला रखा था, वो उसने जो है खिड़की की जाली का वह कोना भी बंद कर दिया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है। जो गिलहरियों की नई पीढ़ी है वो जाली के पास आती हैं और वहाँ बैठकर चिक-चिक करती रहती हैं और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। मतलब कहने का यह है कि गिल्लू तो चला गया था लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी जो है जाली के पार आती ही रहती है, चिक-चिक करती रहती है और सोन जूही की लता पर बसंत आता ही रहता है। मतलब उस पर नई पत्तियां जो है उनका आना और जाना लगा ही रहता है।
आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। उष्णता गर्मी, प्रभात सवेरा, स्पर्श छूना। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अभी क्या किया लेखिका ने, उसने जो है उसके जो गिल्लू था उसके मरे हुए शरीर को जो है समाधि दे दी। कैसे? मरे हुए शरीर को जो है क्या करते हैं, धरती में दबा देते हैं। ठीक है, तो लेखिका ने सोन जूही जिसके पास वो खेला करता था उसी की बेल के नीचे जो है गिल्लू को समाधि दे दी, उसके शरीर को उसने वहाँ पर दबा दिया। क्यों दबाया, क्या कारण है इसके पीछे? इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पहला कारण तो यह था कि वह लता उसे सबसे प्रिय थी, वह जो उसके पास बहुत खेलता था, लुका छिपी का खेल खेलता था। और दूसरा क्या कारण था कि उस लघुगात का, उस लघुगात, आपको पहले मैंने इसका अर्थ भी बताया, लघु मतलब नन्हा, गात मतलब शरीर, कि उस नन्हे से शरीर का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। उसे जो है पूरा विश्वास था कि एक दिन जूही के पीले से छोटे से फूल में वह फिर से खिलेगा, और यही विश्वास जो था उसे क्या देता था, लेखिका को बहुत संतोष देता था। इसके लिए उसने जो है गिल्लू को कहाँ समाधि दी थी, उसने उसे जो है सोन जूही की लता के पास समाधि दी थी। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला है समाधि, धरती के नीचे दफना देना, दबा देना, इसका अर्थ दबा देना भी हो सकता है। दूसरा है पिताब, पिताब मतलब पीले रंग का, पिताब का अर्थ क्या होता है बच्चों, पीले रंग का। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह जो पाठ है आज पूरा हुआ। तो पाठ के माध्यम से हमने जो जाना, पहले थोड़ा एक नज़र हम उस पर भी डाल लेते हैं कि लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू क्या करता था, कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाया करता था, कभी पर्दों की चुन्नट में, तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाया करता था। और वह लेखिका की थाली के पास बैठ जाता और वहाँ बैठकर भोजन करता, है ना। एक बार लेखिका को दुर्घटना से आहत होने के कारण कहाँ रहना पड़ा था, अस्पताल में रहना पड़ा था। तो गिल्लू ने पीछे से खाना पीना भी छोड़ दिया, उसने अपना प्रिय खाद्य भी नहीं खाया। और जब लेखिका वापस घर आई तो जब वह लेटती थी तो वह क्या करता था, उसके सिरहाने बैठ जाता और उसके बालों को सहलाया करता, यानी कि उसने उसकी सेविका की भांति उसके सेवा की। और जब गिल्लू का अंतिम समय आया तो उसने क्या किया था, वह झूले से उतरकर कहाँ आकर बैठ गया था, महादेवी जी के बिस्तर पर ही आ गया। और वहाँ पर आकर उसने क्या किया, उनकी उंगली पकड़ ली और उनके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, परंतु जैसे ही सवेरा हुआ गिल्लू इस जीवन को छोड़कर अगले किसी जीवन में जन्म लेने के लिए चला गया। तो यहाँ पर हमारा पाठ जो है पूरा हो गया। अब जो अंश हमने पाठ का आज पढ़ा है उसके जीवन मूल्य जान लेते हैं। पशुओं में भी संवेदनाएं होती हैं, वे मानव के प्रेम को पहचानते हैं। हम अगर पशु पक्षियों की मदद करते हैं तो वे भी हमारी मदद करते हैं। तो आपने क्या जाना कि पशुओं में भी संवेदनाएं होती हैं। तो अभी जो अंश हमने आज पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा कि वह जो है गिल्लू जो है लेखिका के पास आकर बैठ जाता और क्या करता था, उसी के पास बैठकर भोजन करता। और जब महादेवी वर्मा बीमार हो गई और वापस जब घर पे आई तो वो क्या करता था, उसके सिर के पास बैठ जाया करता और वहाँ पर अपने नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी का सिर और बालों को सहलाया करता था। इसके अलावा आपने एक और बात पढ़ी कि गर्मियों में वह महादेवी के पास रहने का जो है कुछ ना कुछ उपाय सोचता रहता था। इसके लिए वो क्या करता था, उसके कमरे में आ जाता और वो जो है उसके पास जो सुराही होती थी उसी पर लेट जाता। इससे उसको जो है क्या होता था,
उसके साथ रहने का और मौका मिल जाया करता था। और इसके साथ साथ अंत में उसने क्या किया, जब वह मरने से पहले उसने क्या किया था, उसने उसकी वही उंगली थाम ली जो उसने बचपन के मरणासन की स्थिति में थामी थी। यानी कि पशुओं में संवेदनाएं होती हैं और वे मानव के प्रेम को पहचानते हैं। जैसे कि महादेवी ने उसके साथ बहुत अच्छा किया, उसकी सेवा की, उसी प्रकार से गिल्लू के बच्चे ने भी उसी प्रकार गिलहरी के बच्चे ने भी लेखिका के साथ किया। जब लेखिका बीमार पड़ गई तो उसने भी उसकी सेवा की। तो यदि हम पशु पक्षियों की मदद करते हैं तो वे भी हमारी मदद करते हैं। दूसरा हमने इसमें क्या जीवन मूल्य जाना कि पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार जो है सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि उनके प्रति हमारा व्यवहार बहुत ही प्रेम भरा होना चाहिए। यदि हम उनको पालते हैं तो हमें उनकी जो है देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी प्यार के भूखे होते हैं। उनके प्रति हमारा व्यवहार हमेशा ही प्यार भरा होना चाहिए। वे बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें मनुष्य की तरह ही दर्द होता है, उन्हें भी दर्द होता है, उनमें भावनाएं होती हैं और प्यार भी होता है। वे भी हमारे जैसे खुश होते हैं, दुखी भी होते हैं, हर बात को समझते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। इसलिए हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और हमें जो है उनके प्रति हमदर्दी जो है जतानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ जो कि पूर्ण हुआ। तो बच्चों, हमने इस पाठ में जाना कि हमें जो है अपने पालतू जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। हमें उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें समय पर खाना देना चाहिए और यदि वे बीमार पड़ जाते हैं तो हमें उनका इलाज भी करवाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है यह पाठ बहुत अच्छे से सुना, समझा और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो आइए अभी प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? पहला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, खींचना। खींचने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर बड़ी जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता भी था और उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। अगला प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? मुक्त करना मतलब कि आज़ाद करना। उत्तर, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए समझी गई क्योंकि वह उसका पहला बसंत था। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर क्या करती थी? चिक चिक करती थी और भी कुछ कुछ कहने लगी। उस समय गिल्लू जाली के पास आकर बैठ जाता और बड़े ही अपनेपन से उन्हें निहारता रहता था। निहारना मतलब कि देखते रहना उन्हें। तब लेखिका को लगा, उसने महसूस किया कि अब जो है गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए, मतलब कि आज़ाद कर देना चाहिए। लेखिका ने क्या किया? उसे आज़ाद करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू आ जा सके। अगला प्रश्न है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? परिचारिका का अर्थ मैंने आपको बताया भी है बच्चों, इसका अर्थ होता है सेविका। उत्तर, एक बार जब लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन तक अस्पताल में रही, तब अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उसकी सेवा की। कैसे की सेवा? वह लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को हौले हौले धीरे धीरे मतलब कि सहलाता रहता। कि जब लेखिका को क्या लगता है कि उसे बहुत ही उस समय आराम मिलता, अच्छा लगता। अब जब वो वहाँ से हटता था तो लेखिका को ऐसा महसूस होता था जैसे कि कोई सेविका उसकी सेवा करके जा रही हो। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने किसकी भूमिका निभाई? परिचारिका की
भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? उत्तर, जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था और यहाँ तक कि वह घर से बाहर भी नहीं गया था। पूरा दिन कहाँ रहा था? अपने झूले पर ही रहा था और अपने अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर निश्चेष्ट लेट गया। अंतिम समय में वह झूले से उतरा और लेखिका के बिस्तर पर जो है निश्चेष्ट मतलब बिना कोई हरकत किए लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। उसके जो पंजे थे वो क्या हो चुके थे? एकदम ठंडे पड़ चुके थे। रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहा और जैसे ही सुबह हुई, प्रभात हुई, प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तो ये आज का हमारा प्रश्न अभ्यास था। आप अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है पूरा हो गया है। अभी नए चैप्टर के साथ अगले कालांश में मिलेंगे। धन्यवाद।